हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल। ठीक हो गया, यानी कि जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया अब 14 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद जो पाकिस्तान को इनिशियली जो है एट द रियली बिगिनिंग ऑफ द टाइम जो है पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े वो कौन कौन से थे और किस नौइयत के थे, आज हम ये देखने लगे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो तकरीबन को 5 तरह के डिफरेंट चैलेंजेस का सामना था। जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम्स थे वो सारे के सारे इन्हीं 5 पॉइंट्स के अंदर ही इंक्लूड है। हम इन्हीं 5 पॉइंट्स को ही देखेंगे। उसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम हम देखते हैं वो है जी सोशल प्रॉब्लम्स हैं या मुआशरती मसाइल थे। सेकंड पे हम देखेंगे जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे या सियासी मसाइल जो थे। और थर्ड पे हम सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स देखेंगे या सलामती के मसाइल देखेंगे। 4 पे हम देखेंगे इकनॉमिक प्रॉब्लम्स या फिर माशी मसाइल। और 5th नंबर पे हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स या इंतज़ामी मसाइल। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन से थे जो पाकिस्तान को अपनी इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो फ़ौरन से जो है पाकिस्तान को फेस करने पड़े। उसमें सोशल प्रॉब्लम्स में हम देखते हैं तो सबसे पहला जो मसला आता है वो आता है प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज़ या मुहाजिरीन का मसला। ठीक हो गया, क्योंकि अब जब तकसीम हो गई और ख़ास करके पंजाब और बंगाल की जो तकसीम हुई थी, इसमें जो है वो लाखों लोगों ने अब हिजरत की। यहाँ से लोग जो है वो वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आए। एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की जो है वो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान में यहाँ पे आई और तकरीबन कोई 1.5 करोड़ के करीब जो है ये माइग्रेशंस हुई। ठीक है, अब इसी तरह से 65 लाख वैसे ऑफिशियली बताया जाता है, लेकिन 1.5 करोड़ के करीब जो है ये माइग्रेशंस थी। अब इसी तरह से यहाँ से भी बहुत बड़ी तादाद में सिख और हिंदू जो हैं वो इंडिया गए। ठीक है, अब ऐसे में ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है इंडिया की तरफ से मुजालिम किए गए या सिर्फ पाकिस्तान के से, बल्कि दोनों साइडों से ही जो है वो जुल्म की इंतहा की गई। और जो जो लोग यहाँ पहुँचते वो बुरे हालत में पहुँचते, जो कि कोई जो है वो बैलगाड़ियों के ऊपर आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, गाड़ियों पे आ रहे हैं, ट्रेन के ऊपर आ रहे हैं, ट्रेन की छतों पे बैठ के आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे जैसे किसी से मैनेज हो रहा है वो वैसे वैसे मैनेज करके आ रहे हैं, अपना सब कुछ बेच के वैसे ही छोड़ के। बिका तो बिका, नहीं बिका तो आधे में ही छोड़ के, किसी को दे के वैसे ही जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं कि भाई हम जहाँ जहाँ मुल्क जो हमारे नाम के लिए बने हैं वहाँ जाके रहें। तो ऐसे में लुटे पुटे हालत में यहाँ मुसलमान पहुँचते हैं, वहाँ हिंदू जो है पहुँचे, तो यहाँ पे लाशों के अंबार लग गए दोनों साइडों पे। ठीक है, दोनों साइडों बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत हुई। और इतनी बड़ी तादाद में जब रेफ्यूजीज़ जो जब यहाँ पे आए, तकरीबन 1 करोड़ के करीब अगर आप कह लें, तो 1 करोड़ रेफ्यूजीज़ जब एक मुल्क में आते हैं तो वहाँ पे किस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं कि ना उनके रहने का मसला, बहुत से प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहला माइग्रेशन का प्रॉब्लम था सोशल प्रॉब्लम के अंदर। इसी के अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो है सेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजीज़। ठीक है, यानी जो आबादकारी के मसाइल थे वो कौन कौन से थे। अब ये लोग आ तो गए, ऐसा ही है, अब ये लोग हिंदुस्तान से यहाँ आ तो गए। अब यही प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान को भी फेस करने पड़े, पर हम पाकिस्तान के लेवल पे देख रहे हैं। तो हमने देखा प्रॉब्लम्स जब ये लोग आए 1 करोड़ के करीब, तो अब इनको आबाद कहाँ पे करना है। अरे भाई, इनको कहीं रखना भी तो है, इनको कुछ खिलाना भी तो है, इनका इलाज भी तो इन्हें चाहिए। जिस हालत में ये पहुँचे हैं ऐसा ही है, इनके लिए जो है ना घर तो चाहिए, यानी रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड है वो तो इन्हें देनी है। अब वो कहाँ से दी जाए। अब नई स्टेट है, उसके पास खुद कुछ नहीं, अभी तक असासों की जो डिवीजन है वो तो है नहीं, क्योंकि 72 डेज़ के अंदर ये सारी डिवीजन का प्लान हुआ था। तो इतनी जल्दी में जो है जो जो हो सका वो किया, और वो भी जिसमें जो है ना टॉर्चर किया गया इंतहाई पाकिस्तान को। तो अब ये यहाँ पे आए तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला था कि यहाँ पे उन्हें सेट कहाँ पे किया जाए। तो कैंप्स बनाए गए, कैंप्स में रखा गया, वो बुरी हालत में जिस तरह किस तरह रहे और बहुत ही मुश्किल से मैनेज हुए। वैसे ही अगर हम देखें तो हर तरह से प्रॉब्लम्स हुए। इसी तरह से जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स थे, ठीक है जी, क्योंकि अब नई रियासत है तो उसके बाद तो कुर्सी मेज़ नहीं है। तो मुझे बताएं कि हेल्थ के लिए जो है वो मेडिसिन कहाँ से आएंगी, डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे, वर्कर्स कहाँ से आएंगे, नर्सेस कहाँ से आएंगी। तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स जो थे उस टाइम पे सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर ये पैदा हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स।
ठीक है जी, यानी मुआशी मसाइल जो थे वो उस टाइम पे क्या थे। तो हम अगर इसको हल्का सा यूँ देखें तो मुआशी प्रॉब्लम्स में हमने ये देखा कि जब पाकिस्तान बना था या जब सब कॉन्टिनेंट था तो उस टाइम पे जितनी की जितनी ट्रेड थी या जितनी जो ज़राअत एग्रीकल्चर वगैरह था या जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह ख़ास करके उनका ज़िक्र किया जाए तो वो सारी की सारी आप कह लें 98% तक यानी मैक्सिमम जो थी वो हिंदुओं के कंट्रोल में थी, क्योंकि वो हिंदू ही जो थे वो सारे का सारा बिज़नेस संभालते थे। तो अब जब डिवीजन होगी तो उस टाइम पे पाकिस्तान के हिस्से में अब क्या आए और कैसे आए, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो उसमें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो वो बहुत कमज़ोर था। हमारा जो बुनियादी ढांचा था यानी कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ना हमारे पास यहाँ सड़कें थी, ना टेलीकम्युनिकेशन किसी तरह की कुछ थी, ना यानी कुछ भी नहीं था, इदारे तक नहीं थे। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। फिर पुअर इंडस्ट्रियल सिस्टम हमारे हमें मिला। क्यों? कि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ तो थी नहीं। इंडस्ट्रीज़ जितनी थी वो सारी की सारी हिंदुओं की थी। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ हिंदुओं की थी। तो जब इंडस्ट्रीज़ हिंदुओं की थी तो अरे भाई वो हमें क्यों देते। हाँ, जो यहाँ पर थी, जो हिंदू बेच के या छोड़ के चले गए मुसलमानों के पास थी, वो तो हमारे पास थी, बट वो काफ़ी नहीं थी। तो वो मेजॉरिटी जो थी वो हिंदुओं की थी। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसमें भी फेस करने पड़े। इसके अलावा हमारे पास लैक ऑफ इकोनॉमिस्ट उस टाइम पे हम अगर बात करें, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो नहीं थे। ऐसा ही है, किसी भी शोबे के अंदर नहीं थे, तो इकोनॉमी में कहाँ से होते। मुसलमान तो वैसे ही इकोनॉमी या पैसे को तो स्टडी करते ही नहीं थे उस टाइम पे। आपको पता है अभी भी जो है ना, हम अपनी अगर हालत देखें तो वो क्या है, 57 कंट्रीज़ के अंदर हम देख लें भी ऐसा ही है। तो उस टाइम पे हमारे पास जो है वो जो इक्तसादी माहिरीन थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, वो भी उस टाइम पे मौजूद नहीं थे, जो कि हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करते, हमें आइडियाज़ देते या हम आगे बढ़ते। इसी तरह से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे पास को बैंक इवन नहीं था। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारे पास। अच्छा, इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड जो है हमारी कुछ भी नहीं थी, सारी की सारी ट्रेड जो है उन्हीं के कंट्रोल में थी। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अगर नेक्स्ट हम देखें तो उसमें हम ये देखते हैं जी कि हमें जो एक और जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है, वो मेन प्रॉब्लम हमें आ रहा है वो है सलामती का। ठीक है, यानी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो थे वो भी हमें फेस करने पड़ रहे थे। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स में हमने क्या देखा कि जब तकसीम हुई थी, जो जिसमें तकसीम में ये बात कही गई थी कि भाई जो फ़ौजी साज सामान है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना हिस्सा पाकिस्तान को जाता है वो उसे दिया जाएगा। तो उसमें हमने ये देखा कि जो फील्ड मार्शल आर्चलिंग थे, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि भाई आपने ये डिवीजन करनी है, जो आर्मी की है, जो नेवी की है, जो फोर्सेस की है, जो असलहे की है, जो फैक्ट्रियों की है, तो वो आपने करनी है। तो उसमें 11 बड़े बड़े कारखाने थे असलहे के, जो सारे के सारे हिंदुस्तान के अंदर थे और उन्हीं के नाम आए। बाकी जो फौजी साज सामान की तकसीम का मामला था या फौजियों की तकसीम का था, तो वो बहुत अच्छे से जो है वो फील्ड मार्शल आर्चलिंग ने कंप्लीट किया। ठीक है, और बहुत तेज़ी से कंप्लीट कर रहे थे। तो ऐसे में जो है जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। उन्होंने कहा यार अगर ये इतनी जल्दी इन्होंने कर लिया तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने शोर शुरू कर दिया कि जो फील्ड मार्शल आर्चलिंग है वो ज़्यादती करे हिंदुस्तान के साथ और वो पाकिस्तान को फेवर कर रहे हैं। अरे भाई, वो पाकिस्तान को क्यों फेवर करेगा? क्या वो पाकिस्तान का कुछ लगता था? ऐसा ही है नहीं ना। तो फिर वो क्यों फेवर करेगा? लेकिन खैर शोर किया गया और लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वो लेटर लिखा है एक ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई फील्ड मार्शल आर्चलिंग जो है इस पर एतराज़ किया जा रहा है, तो आप इन्हें वापस कॉल करें, नया बंदा भेजें। तो इस तरह से उन्हें भी भेज दिया गया। और उसके बाद जो है यानी वो जो एक फेयर डिवीजन हो रही थी वो भी जो है वो भारत को कबूल नहीं थी। उससे पहले तो हम देख चुके हैं जो माउंटबेटन प्लान था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो रेड क्लिफ अवार्ड दिया था उसमें भी हमसे ज़्यादती की थी। लेकिन अब इसमें भी यहाँ पे जो है हमें फ़ौजी साजो सामान भी जो है वो कुछ नहीं मिला। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हमें जो हमारा हिस्से के जो पैसे मिलने थे 750 400 अरब रुपया जो था वो हमें मिलना था टोटल। लेकिन जिसमें से जो है हमने देखा कि हमें 300 जो है अरब रुपया मिला। उसके बाद जो है हमें बाकी पैसे उन्होंने दिए ही नहीं। वो भी भारत जो हमारे गांधी गांधी जो थे उनके लीडर, उन्होंने भूख हड़ताल की थी तो हमें जो है वो अमाउंट बाकी मिली थी। वरना हमें यानी कि 20 करोड़ एक बार और 50 करोड़ फिर मिले, 75 करोड़ में से टोटल। तो वो बाकी जो है 20 करोड़ फिर भी उन्हीं के पास थे, वो उन्होंने नहीं दिए।
यानी कि वो 400 अरब रुपया भी जो है उसमें से भी हमें हमारा जो हिस्सा था वो नहीं मिला। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? यानी कि हमें हर तरह से जो है वो बेसिक, जब हम स्टार्ट में रियासत स्टार्ट हुई तो हर तरह से हमें टॉर्चर किया गया, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे इवन गवर्नमेंट इमारत नहीं थी, हम इमारतें नहीं थी हमारे पास, ठीक है, कि हम कहाँ पे गवर्नमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर कराची में हमने अपना कैपिटल बनाया और वहाँ पे जो इमारतें उस टाइम की ब्रिटिश इंडिया की थी उन्हीं को यूज़ किया गया, लेकिन ना हमारे पास स्टेशनरी थी, ना ऑफिस थे, ना काम के लिए ऑफिसर्स थे। जितने ऑफिसर्स थे वो मैक्सिमम हिंदू थे और वो माइग्रेशन के टाइम पे, तकसीम के टाइम पे माइग्रेट करके हिंदुस्तान चले गए थे, तो हमारे पास तो ऑफिसर्स तक नहीं थे। तो इसका मतलब हमने शुरू में हर तरह के प्रॉब्लम्स फेस किए। इसी में जो है हमारे साथ फिर जंग का प्रॉब्लम हम देखें कि कश्मीर इशू के ऊपर हमारी जंग हो गई। अब उस जंग में जो है हम एक नई नई रियासत हैं तो हम जंग कैसे लड़ें, लेकिन उसके बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी, मुजाहिदीन ने हमारा साथ दिया और हमने कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद भी करवाया, ठीक है। लेकिन कश्मीर का भी मसला बना जो अभी तक जो है वो स्टिल वैसे का वैसा ही है। एट दी एंड अगर हम देखें तो हमें जो है नहरी पानी का जो है मसला हुआ। 1 अप्रैल 1948 को जो इंडिया है उसने बिना बताए जो है हमारा नहरी पानी जो है वो बंद कर दिया। उससे पता था कि आगे जो सीज़न आ रहा है वो फसलों का सीज़न है, ऐसे ही अप्रैल के बाद जो है वो फसलों का सीज़न है, और अगर इस टाइम पे हम पानी बंद कर दें, इंडिया ने सोचा, तो वो पाकिस्तान को बहुत शदीद किस्म का लॉस होगा और हमें लॉस का डर था। इसी वजह से हमने फिर पेमेंट करके, पैसे दे के जो है वो पानी ख़रीदा और फिर 1960 के अंदर 1960 में जो है हमने इंडस बेसिन ट्रीटी जो है वो साइन की, और 3 दरिया हमारे हिस्से में और 3 उनके हिस्से में आए, जो अभी भी आप देख लें कि उसके ऊपर वो इश्यूज़ वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। जैसे अभी हमारे मुज़ाकरात, हम कह रहे हैं कि भाई हम मुज़ाकरात करेंगे कि भारत हमारे डैम्स के ऊपर, हमारे दरियाओं के ऊपर 560 से ज़्यादा डैम्स बना चुका है, लेकिन क्योंकि वही हमारी गफलत है, अब इसमें हम क्या कहें कि हमारी गवर्नमेंट जो है उसने कैसा रोल प्ले किया। तो पानी का भी मसला था हमारा, ठीक है। तो ये बहुत से जो प्रॉब्लम्स थे हमने देखे एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम जो है वो पाकिस्तान को फेस करने पड़े, और ये पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल थे जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत टाइम तक घेरे रखा, और इसी वजह से हम जो है वो स्टार्ट में ग्रोथ नहीं कर पाए। ऊपर से हमारा जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे, जिसको अगर मैं डिस्कस करूँ तो वो ये पॉलिटिकल पॉइंट्स जो है, प्रॉब्लम्स जो है वो कितनी तरह के थे कि कायदे आज़म की वफ़ात के बाद जो है वो हमें कोई सिंसियर लीडर ही नहीं मिला। उसके बाद जब लियाकत अली ख़ान को 1951 में शहीद कर दिया गया, तो फिर ऊपर नीचे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, ऐसे ही है। आइन जो है वो नहीं बन पा रहा, 9 साल के बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा है, वो प्रॉब्लम्स वैसे के वैसे चल रहे हैं, ऐसे ही है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी वो भी सिंसियर नहीं थी कायदे आज़म और लियाकत अली ख़ान के बाद, इसलिए वो हमारे जो प्रॉब्लम्स थे वो मज़ीद संगीन हो गए और ये स्टार्ट के प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़े। ठीक हो गया।